बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, तो अज़ीज़ तलबा, हमने रेप्टाइल्स वाले चैप्टर के अंदर से सर्वे ऑफ रेप्टाइल्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर एवोल्यूशनरी प्रेशर इन रेप्टाइल्स वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो इंटरनल फीचर्स हैं, इसके सिस्टम्स हैं, यानी कि इसकी जो फिज़ियोलॉजी है वो इससे पिछले ग्रुप्स की निस्बत कितनी ज़्यादा बेहतर हुई है, और उसमें कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो प्रीवियस ग्रुप्स यानी कि फ़िशेस एंड एम्फीबियंस के अंदर नहीं थे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इसके अंदर मोड्स एंड मेथड्स ऑफ लोकोमोशन वो डिस्कस करेंगे। तो इसको हम आज स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके, और इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट डे यानी कि कल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू द एवोल्यूशनरी प्रेशर्स इन रेप्टाइल्स। उसके बाद इसमें मोड्स ऑफ लोकोमोशन पे बात की जाएगी। तो रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स का वो पहला ग्रुप है जो खुश्की पे रहने के लिए मुकम्मल तौर पे एडाप्टेड है, यानी कि ये खुश्की के माहौल के अंदर बिल्कुल सेट हैं और ये अपनी लाइफ स्टेजेस या रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए पानी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो खुश्की पे मुकम्मल सेट होने के लिए इनकी बॉडीज़ के अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस हैं जो इनसे प्रीवियस ग्रुप यानी कि एम्फीबियंस के अंदर नहीं थे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक लिजर्ड है जो साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पाई जाती है। इसको चकवाला लिजर्ड कहा जाता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ये सोरोमेलस ओबीसस है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो साइंटिफिक नेम होता है उस एनिमल के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को रिवील करता है। अब इसके अंदर सोरोमेलस, मेलस मीन्स हैमर, और ओबीसस, ओबीसस का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज़म जो मोटा हो, फैट हो, ओबीस से है। तो लिजर्ड चूँकि रोबस्ट बॉडी इसकी होती है और ये मोटी सी लिजर्ड होती है, इस वजह से इसका साइंटिफिक नेम भी इसके कैरेक्टर्स को शो करता है। दूसरी चीज़, चूँकि ये बुक रिटन इन यूएसए है, इस वजह से इसमें जो लोकेशंस और एनिमल्स मेनली डिस्क्राइब किए गए हैं वो यूएसए से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं पाए जाते। इसलिए उन एनिमल्स की पिक्चर्स मैंने साथ साथ ऐड की हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह का होता है। तो ये यूएसए के खुश्क रेगिस्तानी इलाकों के अंदर पाई जाती है, और गर्मियों के एंड पे करके जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाता है। यूएसए वाले फ़ारेनहाइट को ही यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, जबकि पाकिस्तान के अंदर सेल्सियस या सेंटीग्रेड यूज़ किया जाता है। यानी कि जिस तरह का आजकल मौसम है इस तरह का मौसम में। और जब खुश्क कंडीशंस आती हैं, जब मतलब कि बारिश वगैरह नहीं होती, पौधे वगैरह मुरझा जाते हैं, तो फिर इन लिजर्ड्स के खाने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि ब्राउजिंग यानी कि चरने के लिए ये पौधे और उनके ऊपर जो फूल वगैरह लगते हैं, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, ज़ीरोफाइट्स, उन पे फीड करते हैं। तो इस हॉट और ड्राई कंडीशन के अंदर ख़ुद को बचाने के लिए ये एक तरह से स्टैंड बाय मोड के अंदर चले जाते हैं, जिसको एस्टिवेशन कहा जाता है। दो टर्म्स होते हैं, एक हाइबरनेशन होता है, एक एस्टिवेशन होता है, और ये अक्सर एमसीक्यूज़ के अंदर आते भी हैं। इनमें जो मेन डिफरेंस है, प्रोसेस तो एक ही है, यानी कि अंडरग्राउंड चले जाना, अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो कर लेना कि एक तरह की डीप स्लीपिंग स्टेट के अंदर शिफ्ट हो जाना। अगर तो ये प्रोसेस सर्दी से बचने के लिए सर्दी के मौसम में किया जा रहा है तो फिर इसको हाइबरनेशन कहा जाता है। अगर ये प्रोसेस गर्मी से बचने के लिए गर्मी के मौसम में किया जा रहा है तब इसको एस्टिवेशन कहा जाता है।
एक तीसरा टर्म होता है जो कि बड़े एनिमल जिस तरह से मैमल्स होते हैं उनके अंदर होता है, उसको विंटर स्लीप कहा जाता है। वो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। एनी हाउ, बस आपने ये याद रखना है कि हाइबरनेशन सर्दियों में होती है, एस्टिवेशन गर्मियों में होती है। अगर एमसीक्यू में आए तो इसको मिक्सअप नहीं करना। तो यूएसए के अंदर वहाँ पे जिस डेजर्ट की बात हो रही है वहाँ पे सर्दियों के अंदर टेम्परेचर तो ठीक हो जाता है लेकिन बारिश तब भी नहीं होती। इसलिए जो सरफेस पे लाइफ है वो इस लिजर्ड के लिए फेवरेबल नहीं होती, तो ये हाइबरनेट कर जाती है। ये इस लिजर्ड की पिक्चर है और इसके साथ लिखा है कि बहुत कम पानी की अवेलेबिलिटी के अंदर भी ज़िंदा रहने के लिए इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल एडाप्टेशंस पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी यही लिजर्ड है। तो समर स्लीप के अंदर यानी कि एस्टिवेशन के अंदर जब ये जाते हैं तो ना गर्मियों में इनको कुछ खाने के लिए ठीक से मिलता है और सर्दियों के अंदर भी बस सो ही होता है। तो इनका ये गर्मियों की स्लीप वाला पार्ट और सर्दियों के अंदर स्लीप वाला पार्ट तकरीबन एक के बाद एक इकट्ठा हो जाता है। तो ये मतलब कि गर्मियों के एंड पे जब एक दफ़ा ज़मीन के नीचे जाके स्लीपिंग स्टेट में चली जाती है या एस्टिवेट कर जाती है, तो उसके बाद फिर ये अगले साल दोबारा से जब मार्च का मौसम यानी कि मौसम बहार आता है तो उसके बाद ही फिर ये बाहर निकलती है। यानी कि 7-8 महीने तक ज़मीन के नीचे ही स्टैंड बाई मोड में गई रहती है। फिर मार्च का महीना आता है जब उसमें बारिशें होती हैं, तो रेगिस्तान के अंदर वक्ती तौर पे छोटे छोटे पौधे, हर्बेशियस प्लांट्स, ज़ीरोफाइट्स और बहुत सारे उन पे फ्लावर्स भी खिल जाते हैं। फिर ये लिजर्ड बाहर आती है और उन फ्लावर्स पे फीड करती है। पानी भी जो कि जमा हो गया होता है गड़ों वगैरह में, उस पानी को पीती है। और पानी को स्टोर करने के लिए इसकी बॉडी में, इसकी स्किन के नीचे इस तरह के कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जिसके अंदर ये पानी को जमा कर सकती है। इसके अलावा शिकारियों से बचने के लिए कि अगर कोई बड़ा एनिमल इस लिजर्ड को शिकार करने की कोशिश करता है तो ये इतना आसान शिकार नहीं है। अगर इसको किसी भी किस्म का ख़तरा महसूस होता है या इसको डराया जाता है तो ये फ़ौरी तौर पे जो इसकी करीबी दरार है यानी कि दो चट्टानों के या दो पत्थरों के दरमियान में जो स्लिट सी बनी होती है, ये उसके अंदर घुस जाती है और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर हवा भर के फैल जाती है। तो इसकी बॉडी जो कि ऊपर से रफ़ और खुरदरी स्केल्स वाली होती है, रॉक्स की सरफेस भी रफ़ होती है, तो ये उस दरार के अंदर पक्की कर हो के ना मतलब फंस जाती है अंदर। तो इसको वहाँ से खींच के निकालना तकरीबन नामुमकिन है। इस वजह से अगर कोई प्रेडेटर इसको निकालने की कोशिश कर भी रहा है तो वो 5-10-15 मिनट के बाद ना उम्मीद छोड़ के चला जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। इस तरह से ये अपने प्रेडेटर से बच जाती है। तो ये वाली जो अडाप्टेशंस हैं कि अपनी स्किन के अंदर या पानी स्टोर कर सकती है, इवन अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी ये एडिशनल वाटर को स्टोर कर सकती है, इसको बाद में थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती रहती है। तो ये वाली अडाप्टेशंस बाकी रेप्टाइल्स के अंदर नहीं होती। चक वाला लिजर्ड एक एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए चैप्टर के शुरू के अंदर इसको डिस्कस किया गया है। अच्छा, ये पिक्चर है, इसके अंदर दो रॉक्स के दरमियान में एक रॉक ये वाली है, एक रॉक ये वाली है, और ये इसके दरमियान में चक वाला लिजर्ड है जिसने अपने आप को मतलब अपने लंग्स में हवा भर के फुला लिया है और इस दरार के अंदर पक्की फिट हो गई है। अब इसको जितनी भी कोशिश कर ली जाए खींच के निकालना नामुमकिन है। रीज़न के लिजर्ड की स्किन ऊपर से रफ़ नाहमवार ऊंची नीची है, और ये जो रॉक्स हैं ये वाली और ये वाली, ये आप देख रहे हैं कि ये भी रफ़ किस्म की हैं। तो दो रफ़ सरफेसेस जब आपस में फंस जाएं तो उनको खींच के निकालना बहुत मुश्किल काम है। फ्रिक्शन की वजह से उसको नहीं खींचा जा सकता, तो ये लिजर्ड अंदर सेफली सुकून से फिट हुई रहती है और इसका प्रेडेटर प्रेडी स्टार्ट होकर चला जाता है। नेक्स्ट बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन।
तो एम्फीबियंस के बारक्स जो रेप्टाइल की स्किन होती है ये कोई भी रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस एक्ट करने के लिए स्किन को बहुत बारीक और हर वक्त मॉइस्ट गीली रहनी चाहिए और उसके अंदर ब्लड वेसल्स की भी वसी सप्लाई होनी चाहिए। रेप्टाइल्स की स्किन सख्त, खुरदरी और मोटी होती है और ऊपर से स्केल्स यानी कि छिलके जो बहुत सख्त होते हैं उनसे कवर्ड होती है। इस वजह से इसके अंदर से गैस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ये जो वर्ड है कैराटिनाइज्ड, कैराटिनाइज्ड का मतलब होता है कैराटिन की डेपोजिशन होना। ये वाला कैराटिन एक प्रोटीन है जिससे जानवरों के बाल, उनके नाखून, उनके सींग और उनके खुर वगैरह बनते हैं। हमारे भी इंसानों में भी यानी कि जो बाल और नाखून होते हैं ये कैराटिन के ही बनते हैं। शैम्पू के ऐड वगैरह में बताते हैं इसमें कैराटिन है, बालों को मजबूत करता है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें होती हैं। अच्छा, तो इनके जो स्केल्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्नेक्स की बात की जाए तो इनकी डॉर्सल साइड पे यानी कि इनकी कमर वाली साइड पे जो स्केल्स होते हैं ये साइज़ के अंदर छोटे छोटे होते हैं और जो इनकी निचली साइड पे यानी कि वेंट्रल साइड, इसकी जो बैली वाली साइड बनती है वहाँ पे स्केल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो ये स्केल्स इसके मसल्स के साथ अंदर अटैच होते हैं और ये सबस्ट्रेट यानी कि ज़मीन वगैरह के ऊपर या पत्थरों के ऊपर या दरख्तों के ऊपर इसको क्रॉल करने में, रेंगने में मदद देते हैं। तो रेप्टाइल की जो स्किन है मच लेस ग्लैंडुलर है यानी कि इसके अंदर जो एम्फीबियंस की तरह के म्यूकस ग्लैंड वगैरह होते हैं या पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं वो नहीं होते। फिर भी इसके अंदर कुछ इस तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो फेरोमोन्स प्रोड्यूस करते हैं। फेरोमोन इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कोई एक एनिमल रिलीज़ करता है और उसी स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर्स उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट कोई रिस्पांस जनरेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो फेरोमोन्स होते हैं ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं और किसी एक स्पीशीज़ के हार्मोन किसी दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर जो उसका असर है या इफ़ेक्ट करेगा वो वाला नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं यानी कि बाकी मैमल्स, गाय, भैंस, बकरी वगैरह या फिर कोई डियर वगैरह है, इनके जो फेरोमोन्स होते हैं वो हमारे ऊपर या इंसानों के ऊपर वैसे काम नहीं करते जिस तरह से उसी स्पीशीज़ के बाकी मेंबर यानी कि बाकी गाय, भैंस, बकरी, हिरन वगैरह पे काम करते हैं। तो ये फेरोमोन्स का फंक्शन ये होता है कि सेक्स रिकग्निशन के अंदर, डिफेंस के अंदर यूज़ होते हैं। फेरोमोन्स आई थिंक सो ज़ूलॉजी पेपर ए में आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में इनको पढ़ा होगा, वहाँ पे ये आते हैं जिसके अंदर सेक्स फेरोमोन्स, ट्रेलिंग फेरोमोन्स, डिफेंस फेरोमोन्स, कई इसकी टाइप्स होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर शहद की मक्खी काट ले तो फौरी तौर पे उस जगह से कहीं दूर चले जाना चाहिए। रीज़न ये होता है कि शहद की मक्खी जब किसी को काटती है तो इस प्रोसेस के दौरान यानी कि जब वो डंग मारती है उसके एब्डोमेन, पेट का निचला हिस्सा अलहदा होके आपकी स्किन के अंदर ही फंसा रह जाता है। शहद की मक्खी डंग मारने के कुछ देर बाद मर जाती है लेकिन मरने से पहले वो हवा के अंदर एक केमिकल रिलीज़ करती है। तो वो फेरोमोन ही होता है जो ख़तरे की सिचुएशन को शो करता है और उसके आसपास की जितनी भी शहद की मक्खियाँ हैं जैसे उनको पता चलता है कि यहाँ पे ख़तरा है, एग्जैक्ट लोकेशन पे वो सारी वहाँ पे पहुँच जाती हैं। और अगर आपको एक या दो शहद की मक्खियों ने काट लिया और आप फिर भी वही खड़े हैं तो उम्मीद है कि 15 से 20 मिनट के अंदर बहुत सारी मक्खियाँ इकट्ठी हो गई आएंगी और आपको अटैक करेंगी। तो ये फेरोमोन की एक फंक्शन है जो डिस्कस किया। अच्छा, ये स्नेक की एग्जांपल है, ये स्नेक की निचली साइड है। इसके अंदर आप देखें कि ये जो स्नेक की बैली वाली साइड है यहाँ पे जो स्नेक के स्केल हैं ये बड़े हैं और चौड़े हैं। इसके बरक्स ये जो इसकी कमर वाली साइड नीचे नज़र आ रही है यहाँ पे जो स्केल्स हैं ये छोटे हैं, इनकी शेप और साइज़ डिफरेंट है। तो बैली वाले स्केल्स ज़मीन पे क्रॉल करने के काम आते हैं। ये एक दूसरा स्नेक है, ये इसकी उल्टी साइड है, यहाँ पे इसके जो स्केल्स हैं बैली वाले, ये वाले, ये सारे ये बड़े बड़े स्केल्स हैं। ये यहाँ पे नीचे थोड़े इसके डॉर्सल साइड के स्केल्स नज़र आ रहे हैं जो कि छोटे छोटे हैं। ठीक है, और ये इसकी क्लोज़अप पिक्चर है।
तो इसमें आप देखें कि इसके जो स्केल्स हैं ये इसकी स्किन की लेयर एपिडर्मिस से बनते हैं, यानी कि ये एपिडर्मिस के डेरिवेटिव्स हैं, और ये बाकी स्किन की नीचे वाली लेयर्स हैं। तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ये स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी जो आउटर एपिडर्मल स्केल्स या स्किन की लेयर है उसको उतार देते हैं, उसके अंदर से नीचे से नई लेयर निकल आती है। तो स्किन की आउटर लेयर को उतार देने के प्रोसेस को एक्टाइसिस कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं केंचली बदलना। तो आप में से अक्सर बच्चे जो गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि खेतों वगैरह में कई दफ़ा घर के अंदर भी तो जो सांप की पुरानी स्किन होती है ऊपर से उतारी हुई वो बड़ी नज़र आ जाती है, और आगे पिक्चर में भी आएगी। तो यही जो एक्टाइसिस का टर्म है ये एक मिलते जुलते लेकिन इससे बिल्कुल अनरिलेटेड प्रोसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा यानी कि कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी एक प्रोसेस होता है जिसको मोल्टिंग या एक्टाइसिस कहा जाता है, लेकिन वो इस प्रोसेस से डिफरेंट है क्योंकि जो स्किन की ब्लड सप्लाई है ये एपिडर्मिस तक नहीं जाती, इसलिए जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं जैसे इनको ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है तो ये डेड हो जाते हैं। इनर और आउटर एपिडर्मल लेयर के दरमियान में जब लिम्फ गुजरता है तो उससे ये एपिडर्मिस ढीली होना शुरू हो जाती है। तो एक्डाइसिस का जो प्रोसेस है ये रेप्टाइल के सर वाले रीजन के अंदर शुरू होता है, यानी कि सर से उसकी स्किन उतरना शुरू होती है, और डिफरेंट स्नेक्स के अंदर और कई लिजर्ड्स के अंदर भी ये प्रोसेस देखा जा सकता है। इसमें जो लिजर्ड हमारे घर के अंदर पाई जाती है जिसको कॉमन हाउस गीको कहा जाता है, वो वाले लिजर्ड के अंदर ये प्रोसेस नहीं होता। तो एपिडर्मल लेयर अक्सर वन पीस के अंदर यानी कि पूरे सांप की जो ऊपर से केसिंग है ये एक ही पीस के अंदर उतर जाती है पाइप की तरह से। तो कुछ लिजर्ड के अंदर स्किन के छोटे छोटे पीसेस फ्लेक्स की फॉर्म में, टुकड़ों की फॉर्म में उतरते रहते हैं। एक्डाइसिस की फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने अरसे के बाद होगी और कितनी दफ़ा होगी हर स्पीशीज़ के अंदर अलग-अलग है, और जो छोटे साइज़ के या मतलब कम एज के रेप्टाइल्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा होती है बनिस्बत के एडल्ट्स के अंदर ये कम होती है। अच्छा, तो ये एक्डाइसिस का ही प्रोसेस है। इसके अंदर देखें कि ये एक स्नेक अपने ऊपर से अपनी स्किन की पुरानी लेयर को उतार रहा है, ठीक है। तो ये इसका सर वाला रीजन है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और ये लेयर उतरती जा रही है सारी और स्नेक उसके अंदर से निकलता जा रहा है। तो इसमें अब ये चीज़ भी देखें कि अब इसके अंदर से जो नया स्नेक निकला है, अब चूँकि इसके नीचे जो स्किन की लेयर है बिल्कुल नई है, इस वजह से ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसका कलर भी अच्छा और ये चमकदार भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्नेक जब ये फिर पत्थरों पे मिट्टी में ऊपर नीचे मूव करता है तो ये घिसना शुरू हो जाती है ऊपर से। बेटा आसान एग्जांपल है मोबाइल का जो पेपर लगा होता है मोबाइल के ऊपर या ग्लास लगा होता है, आपको पता है कि डेली यूज़ वेयर एंड टेयर से इस पर स्क्रैचेस भी आते हैं, ये कहीं कहीं से किनारों से टूट भी जाता है, दरारें आ जाती हैं। फिर एक टाइम आता है कि ग्लास बुरा लगने लग जाता है और इसको उतार के मोबाइल पे नया ग्लास प्रोटेक्टर लगा दिया जाता है। सेम यही चीज़ है, ठीक है। ये सांप की केंचली, ये इसका सर वाला रीजन है, ये वाला, ये सर वाला रीजन अपर साइड, लोअर साइड और ये बाकी। इसके अलावा रेप्टाइल्स की स्किन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिनको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है, मतलब ये पिगमेंट वाले सेल्स होते हैं। इनका जो ओरिजिन है डर्मल है, यानी कि स्किन की डर्मस लेयर से बनते हैं, और इसका फंक्शन एम्फीबियंस वाला ही है, यानी कि स्किन को डिफरेंट किस्म के कलर्स देने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा इनका काम क्रिप्टिक कलरेशन, मिमिक्री और एपोज़मेटिक कलरेशन इसमें भी आता है। तो ये तीनों टर्म्स हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस चैप्टर में, एक दफ़ा मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। क्रिप्टिक कलरेशन सबसे पहले है। क्रिप्टिक कलरेशन का मतलब ये है कि एनिमल की स्किन के ऊपर इस तरह के पैटर्न बने होते हैं जिससे एनिमल अपने बैकग्राउंड के अंदर मर्ज हो जाता है, यानी कि कैमोफ्लेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैकग्राउंड का कलर ग्रीन है तो स्नेक का कलर भी ग्रीन होता है, वो दरख्तों पे रहता है या पौध घास में रहता है तो वो उसके अंदर मर्ज हो जाता है। बहुत सारे रैटल स्नेक्स या जो वाइपर स्नेक्स होते हैं
ये रेगिस्तानी इलाकों में या खुश्क इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे रेत का कलर जैसा होता है वैसा ही कलर और टेक्सचर इनकी स्किन का होता है। ये उसके अंदर बड़े अच्छे से मर्ज हो जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं और पता नहीं चलता। मिमिक्री का मतलब होता है एक स्नेक जो कि इंतहाई पॉइजनस है, एक दूसरा स्नेक जो पॉइजनस नहीं है लेकिन वो देखने में बिल्कुल उस पॉइजनस स्नेक से मिलता जुलता है। मामूली सा फ़र्क होता है जिसको बाकी जानवर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इस वजह से वो जो हार्मलेस स्नेक है उससे भी उतना ही खौफ खाते हैं जितना कि असली वाले से। तो इसमें जो असली वाला स्नेक होता है जो कि एक्चुअल में पॉइजनस है उसको मॉडल कहा जाता है। जो स्नेक उस जैसा नज़र आता है लेकिन ख़तरनाक या पॉइजनस नहीं होता उसको मिमिक कहा जाता है, यानी कि नकल करने वाला, और प्रोसेस को मिमिक्री कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है कि यही जो रंग बिरंगा सा स्नेक आपने पीछे देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला मार्बल स्नेक कहा जाता है इसको। ये मिमिक्री के एक एग्जांपल है। इससे मिलता जुलता एक और स्नेक होता है जिसको कोरल स्नेक कहते हैं। आपने पीछे जब स्नेक्स वाला ऑर्डर पड़ा था, ऑर्डर स्क्वायर मेटा, उसमें वो आया भी था। कोरल स्नेक इंतहाई ख़तरनाक होता है और जहरीला भी होता है, लेकिन ये वाला ना ख़तरनाक है ना जहरीला है। लेकिन चूँकि इसका कलर उससे मिलता जुलता है इसलिए दूसरे एनिमल इसको भी अवॉइड करते हैं, इसको कोरल स्नेक समझते हैं और इसको देख के भाग जाते हैं। तो इस केस के अंदर जो कोरल स्नेक है वो मॉडल है और ये वाला स्नेक उसका मिमिक है। एपोज़मेटिक कलरेशन होता है कि उसका कलर इस तरह का होता है कि एक तरह से वार्निंग के लिए होता है कि इस एनिमल का टेस्ट अच्छा नहीं है या ये एनिमल ख़तरनाक है, यानी कि उसकी स्किन के ऊपर इस तरह के चमकीले रंग बिरंगे पैटर्न बने होते हैं जो वार्निंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स अपना कलर चेंज भी करते हैं। मोस्टली ये जो कलर चेंज आता है या तो इनके मूड के मुताबिक होता है या इन्वायरमेंट में मर्ज होने के लिए। कुछ में सीजनल होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक सीज़न में कलर चेंज होता है, बाकी साल वैसा ही रहता है। तो जिनमें बार बार चेंज होता है और हर वक्त चेंज होता है उसकी एग्जांपल कैमेलियन यानी कि गिरगिट है। और जिसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव सीज़न में जाके चेंज होता है उसमें काफ़ी सारे लिजर्ड्स और स्नेक्स आते हैं जिनकी एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो ये सेक्स रिकग्निशन और थर्मो रेगुलेशन के अंदर भी कलर चेंज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन रेप्टाइल्स। तो स्नेक्स, एम्फिस्बीनियंस यानी कि वर्म, लिजर्ड और टर्टल्स के स्केलेटन के अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं और इनमें से किसी का भी स्केलेटन दूसरे के साथ कम्प्लीटली मैच नहीं करता। लेकिन रेप्टाइल के जो स्केलेटन का जनरल प्लान है जिसके ऊपर सभी रेप्टाइल्स बने हुए हैं ये एम्फीबियन से ही है, यानी कि बेसिक पैटर्न एम्फीबियंस वाला है। लेकिन एम्फीबियंस के स्केलेटन के अंदर जगह जगह कार्टिलेज के बने हुए पार्ट्स होते हैं। इसके बरक्स रेप्टाइल्स का स्केलेटन कम्प्लीटली डेंस और सख्त वाली बोन का बना होता है। मतलब स्केलेटन हाईली ओसिफाइड होता है। ओसिफाइड मींस टर्निंग इनटू बोन, सख्त वाली बोन में कन्वर्ट हो जाना, ताकि बॉडी को बेहतर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा इनका सर और इनकी खोपड़ी का साइज़ ओवरऑल एम्फीबियंस के सर की निस्बत बड़ा होता है और बोन का एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जिसको सेकेंडरी पैलेट कहते हैं वो इनके माउथ के अंदर रूफ़ के तौर पे पाया जाता है, जिसका काम ये होता है कि नेज़ल कैविटी यानी कि नाक और मुंह के रास्ते को अलग-अलग कर देना। जिससे सेकेंडरी पैलेट हमने प्रीवियस भी इसको डिस्कस किया था। तो ये एक रेप्टाइल यानी कि एक बड़े साइज़ की लिजर्ड का स्केलेटन है जिसको कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है और इसका साइज़ तकरीबन 10 फीट लंबा होता है। ख़तरनाक है और कार्निवोरस है। इसमें अब देखें कि इसकी स्कल का वही स्ट्रक्चर, किसकी स्कल अच्छी खासी मज़बूत है क्योंकि कम्प्लीटली बोन्स की बनी हुई है। इसकी टांगों की हड्डियां भी मोटी मज़बूत हैं। इसकी उंगलियां और उनके आगे नाखून हैं। इसके अलावा इसका वर्टिब्रल कॉलम और इसकी लंबी टेल, ताकि बॉडी को बेहतर तरीके से सपोर्ट दी जा सके। जब ये लिजर्ड्स अपने शिकार के पीछे भागती हैं तो इनकी स्पीड अच्छी खासी तेज़ होती है और टेल इस दौरान इनको बैलेंस करने में मदद देती है।
तो ये रेड कलर से लिखा है, मतलब ये इसके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। जैसे कि पीछे डिस्कस हुआ है कि जो सेकेंडरी पैलेट है ये सबसे पहले आर्कोसॉरस के अंदर बना था, और ये एक एडाप्टेशन थी, यानी कि जब वो जानवर पानी के अंदर है या पानी के अंदर शिकार कर रहा है या कोई चीज़ खा रहा है तो इस दौरान उसका सांस रुक ना जाए, उसका सांस कंटिन्यूड रहे। वरना आपको पता है कि हमारे अंदर भी मैकेनिज़्म है कि जब हम कोई चीज़ निगल रहे होते हैं तो हमारा सांस लेने का प्रोसेस आर्जी तौर पे रुक जाता है, लेकिन हम चीज़ को चबा के छोटे वालों की फॉर्म में खाते हैं, इसलिए निगलने का प्रोसेस 2-3 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होता। रेप्टाइल जिसके बरक्स चूँकि चीज़ को चबा नहीं सकते, उसको साबुत निगलते हैं, इसलिए उनको काफ़ी टाइम लगता है और इतनी देर वो सांस नहीं रोक सकते, मर जाएंगे। और अगर उस दौरान सांस की नाली खुली रहेगी तो कोई फूड पार्टिकल या पानी उसके अंदर चला जाएगा, जिससे दूसरी सूरत में भी वो अल्लाह को प्यारे होंगे। तो इस वजह से इनके अंदर ये अडाप्टेशन आई और यही अडाप्टेशन आगे रेप्टाइल्स के अंदर शिफ्ट हुई। इसके अलावा एक जो दूसरी अडाप्टेशन है, ये क्रोकोडाइल्स वगैरह के अंदर आपने देखा कि इनका स्नाउट यानी कि माउथ थूथनी आगे से बहुत लंबी है, यानी कि लंबा सा मुंह है, उसके एंड पे इसका नाक है। जितना ये स्नाउट वाला पोर्शन लंबा होगा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यानी कि वो वाली इंटरनल लेयर जो सेंस ऑफ स्मेल के साथ रिलेटेड है, उतनी ही वो ज़्यादा होगी और इनकी सेंस ऑफ स्मेल भी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह के एनिमल्स अपने शिकार तक जाने के लिए या शिकारी से बचने के लिए अपनी सेंस ऑफ स्मेल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स के अंदर जो सर्विकल वर्टिब्री की तादाद एम्फीबियंस की निस्बत ज़्यादा है। फर्स्ट 2 सर्विकल वर्टिब्रीज, इनको एटलस और एक्सिस कहते हैं। इसको बुक पे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। पहले 2 सर्विकल वर्टिब्री एटलस और एक्सिस, पहला एटलस दूसरा एक्सिस। तो ये जस्ट लाइक बॉल एंड सॉकेट की तरह ये 360 मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अपने सर को किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। तो जो एटलस होता है ये स्कल के अंदर एक सिंगल पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिसको कॉन्डाइल कहते हैं, उसके साथ अटैच होता है। और नोडिंग का मतलब होता है सर को हिलाना ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट, उसमें हेल्प करता है। एक्सिस जो है रोटेशनल मूवमेंट के लिए मॉडिफाइड होता है, यानी कि दायरे की फॉर्म में सर को मूव कर सकता है। इसके अलावा सर्विकल वर्टिब्री की तादाद जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इनकी जो गर्दन होती है ये एम्फीबियंस की निस्बत ज़्यादा लचकदार होती है। रेप्टाइल्स की जो पसलियाँ होती हैं ये भी हाईली मॉडिफाइड होती हैं। टर्टल और फ्लाइंग ड्रैगन जो कि एक लिजर्ड होती है, इनकी पीछे डिस्कस हुई। इसके अलावा जो स्नेक्स के अंदर पसलियाँ होती हैं, इसके दरमियान में मस्कुलर कनेक्शंस होते हैं और वो कनेक्शन आगे फिर इसके लार्ज बैली स्केल्स के साथ जुड़े होते हैं, जो कि इसको ज़मीन पे रेंगने में मदद देते हैं। कोबराज वगैरह के अंदर जो सर्विकल वर्टिब्री यानी कि जो गर्दन वाले रीजन के अंदर मोहरे होते हैं, वो साइडों पे उनके अलहदा जिस तरह पसलियाँ होती हैं इस तरह से एक्सटेंडेड पोर्शंस बाहर को निकले होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने सर की जो साइड वाली स्किन उसको फैला सकते हैं। यानी कि जो सांप का फन होता है कोबरे का, जब इनको गुस्सा आता है तो ये उसको फैला लेते हैं ताकि जो इनको वो सामने दूसरा जानवर है वो डर जाए। इसके अलावा इनमें 2 या 2 से ज़्यादा सैक्रल वर्टिब्री भी पाए जाते हैं, जिनका काम होता है पेल्विक गर्डल को वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ना। बहुत सारी लिजर्ड के अंदर कॉर्डल वर्टिब्री यानी कि जो टेल वाले वर्टिब्री हैं उनके दरमियान में एक वर्टिकल फ्रैक्चर प्लेन होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि एक वीक पॉइंट होता है। जब एक लिजर्ड को टेल से पकड़ा जाए तो वो जो वीक पॉइंट होता है वहाँ से ये इसकी हड्डी टूट जाती है और इसकी जो टेल होती है या टेल का कुछ पोर्शन या कम्प्लीटली टेल वो अलहदा होके गिर जाती है। छिपकली जो घर में आती है इसकी टेल उतरती है, आप सब ने देखी होगी। तो टेल लॉस के प्रोसेस को ऑटोटोमी कहा जाता है, यानी कि ये बाज़ोकात खुद से भी इसको खुद से टोमी काट देना, खुद से भी काट के अलहदा कर देते हैं। इससे ये होता है कि टेल चूँकि ज़मीन पे गिरने के बाद भी काफ़ी देर तक हिलती रहती है, इसलिए जो इसका प्रेडेटर होता है वो इसकी टेल की तरफ मुतवज्जो हो जाता है और उतनी देर में जो लिजर्ड है ये भाग जाती है या कहीं जाके छुप जाती है। तो इनके अंदर रीजनरेशन पाई जाती है, लेकिन सिर्फ टेल की हद तक, और ये रेप्टाइल्स और लिजर्ड्स वगैरह अपनी टेल को बाद में
दोबारा से उगा सकते हैं। तो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स के अंदर जो लोकोमोशन थी बिल्कुल ऐसे ही है जिस पैटर्न के ऊपर सैलेमेंडर्स चलते हैं, यानी कि इसकी जो अपेंडेजेस हैं वो लेफ़्ट राइट करके वैसे। नेक्स्ट इसकी डायग्राम भी आएगी। तो बाकी रेप्टाइल्स के जो लिम्स हैं ये कंपैरेटिवली लंबे और पतले होते हैं और बॉडी के साथ मतलब कि क्लोजली अटैच्ड होते हैं। जो इनमें बेंड्स होते हैं यानी कि नी एंड एल्बो जॉइंट्स जो होते हैं वो पीछे वाली साइड पे मतलब मुड़े होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि छिपकली दीवार पे है या मगरमच्छ है तो उसकी जो टांग होती है ऐसे, यहाँ पे जॉइंट है और ऐसे। इसलिए यह जब चलते हैं तो अपनी बॉडी को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं और जब ये बैठते हैं तो उस वक्त इनकी बॉडी एब्डोमिनल पोर्शन दोबारा ज़मीन के साथ अटैच हो जाता है। छिपकली को आपने देखा होगा, कॉमन रेप्टाइल है जो घरों में पाया जाता है। तो जब ये दीवार पे बैठी होती है तब दीवार के साथ बिल्कुल चिपकी होती है, लेकिन जब इसने आगे को चलना होता है तो दीवार से थोड़ा सा ऊंचा होके फिर आगे को चलती है। तो रेप्टाइल्स की टांगें इनकी बॉडी की साइड्स पे अटैच होती हैं, बॉडी के नीचे अटैच नहीं होती। ये चीज़ इसके बाद वाले ग्रुप्स बर्ड्स और मैमल्स के अंदर है। उनकी टांगें बॉडी की निचली साइड पे अटैच होती हैं, पिलर की तरह से बॉडी को ऊपर उठा के रखती हैं। जबकि रेप्टाइल जितने भी हैं, चाहे वो क्रोकोडाइल्स हैं, टर्टल्स हैं या लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स में टांगें नहीं होती। इनकी टांगें बॉडी की साइड्स पे होती हैं और जब ये रेस्टिंग पोजीशन पे होते हैं तो बॉडी ज़मीन के साथ टच करती है। जब ये चलते हैं बॉडी को थोड़ा ऊपर उठा के फिर चलते हैं। तो बहुत सारे प्री हिस्टोरिक यानी कि कदीम रेप्टाइल थे, बाईपेडल थे, दो पाँव पे चलते थे यानी कि पिछली टांगों पे। इनका पेल्वस वाला पोर्शन बारीक और पतला था और इनकी जो टेल थी वो बहुत मोटी और पीछे को निकली हुई थी ताकि दो टांगों पे चलते हुए बैलेंस रख सके। वो जैसे डायनासोर मूवी में देखा होगा, जुरासिक पार्क में दो टांगों पे चलने वाले। तो बाईपेडल लोकोमोशन का फ़ायदा ये था कि पिछली दो टांगें चलने में इस्तेमाल होती थी, अगली दो टांगें फ्री होती थी, जिसको ये शिकार वगैरह करने के लिए या दूसरे जानवरों के साथ लड़ने के लिए या कुछ एनिमल्स के अंदर जिस तरह टीरोडेक्टाइल था उड़ने वाला डायनासोर, उसमें ये उड़ने के लिए यूज़ होते थे। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, ये और इससे अगली पिक्चर्स के अंदर हम रेप्टाइल्स की मूवमेंट के पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिफरेंट स्नेक्स की मूवमेंट को दिखाया गया है। नॉर्मली जो स्नेक्स के अंदर जनरल लोकोमोशन का प्लान है वो एस लाइक पैटर्न है, जिस तरह से एक वेव ये है, ये जिस तरह से ऊपर वाला बना ना ये वाला, तो ये एस लाइक मूवमेंट है। तो स्नेक्स के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं, यानी कि डिफरेंट स्नेक्स डिफरेंट तरीके से चलते हैं। अब ये इसके अंदर फर्स्ट मेथड के अंदर इसने अपनी बॉडी को यहाँ से इकट्ठा किया, उसके बाद अपनी बॉडी को निचले पोर्शन से इकट्ठा किया, फिर बॉडी लंबी हो गई एंड सो ऑन, ये आगे को मूव कर रहा है। दूसरा जो मेथड है इसमें बॉडी इधर से रिलैक्स है, नीचे से कंट्रैक्ट है, इसका अपोजिट और स्नेक आगे को चल रहा है। ये वाला जो पैटर्न है इसमें जो स्नेक होता है चलता तो इसी तरह से एस पैटर्न के अंदर ही है, लेकिन ये सीधा नहीं, ये साइड रुख को चलता है। तो ये जो वाइपर स्नेक्स होते हैं और रैटल स्नेक्स होते हैं, मेनली रेगिस्तानों में पाए जाने वाले, ये रेत के ऊपर इसी पैटर्न के अंदर चलते हैं। और रेत के ऊपर जिस तरह से ये नहीं बना हुआ ये एस की तरह से पैटर्न, इस तरह की वेव्स नज़र आती हैं जो ऐसे हॉरिजेंटली साइड रुख को होती हैं। और लास्ट के अंदर जो मूवमेंट है ये कुछ बड़े स्नेक्स के अंदर होती है जिसको कैटरपिलर मूवमेंट कहा जाता है। तो इसके अंदर ये स्नेक अपनी बॉडी को दरमियान से ऐसे ऊपर उठा के चलते हैं, जिस तरह से सब्ज़ी से निकलने वाली सुंडी चलती है वैसे। तो ये इन्हीं मूवमेंट्स को दोबारा से डिस्कस किया गया है। साइड वाइंडिंग मूवमेंट है, इसमें एक स्नेक साइड रुख को चलता है। सरपेंटाइन मूवमेंट है जिसपे जनरल स्नेक सभी चलते हैं, यानी कि एस पैटर्न के अंदर। कॉन्सर्टिना मूवमेंट है
रेडल स्नेक्स वगैरह के अंदर होती है, जिसमें अपनी बॉडी को ऐसे पहले एक दफ़ा कंट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स। और ये रेनबो बोआ के अंदर रेक्टिलिनियर मूवमेंट होती है, जिसके अंदर एस लाइक वेव्स ही बनती हैं, लेकिन सांप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करता। ठीक है, ये वही साइड वेव मूवमेंट, और जिस तरह से ये पैटर्न बने हुए हैं, इसी तरह से रेत वगैरह के ऊपर पैटर्न बनते जाते हैं। ये जो बी वाली डायग्राम है, ये वाली, इसके अंदर स्नेक दिखाया गया है जो कि ऐसे चलता है, और इसके चलने से फिर वो पैटर्न ऐसे बनता है। ये क्रोकोडाइल और लिजर्ड के अंदर मूवमेंट का पैटर्न है। सबसे पहले स्टेप के अंदर इधर वाली साइड से बॉडी कंट्रैक्ट होगी, इधर वाली साइड के मसल रिलैक्स हैं। उससे अगले स्टेप के अंदर बॉडी सीधी होगी, और उससे अगले स्टेप के अंदर बॉडी अपोजिट साइड पे कंट्रैक्ट हो जाएगी। छिपकलियाँ भी ऐसे ही चलती हैं, लेकिन उनकी बॉडी क्रोकोडाइल के निस्बत चूँकि हल्की होती है, इसलिए उनके अंदर बस एक ये स्टेप आता है, उसके बाद ये आता है। दरमियान वाला स्टेप बॉडी को सीधा करने वाला, ये नहीं आता, क्योंकि मोस्टली लिजर्ट्स का वज़न अ फ्यू ग्राम्स होता है, चंद ग्राम से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन बहुत बड़ी वाली लिजर्ट्स जो हैं, जो क्रोकोडाइल, इनका वज़न चूँकि हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स तक चला जाता है, इसलिए ये बहुत स्पीड में अपनी बॉडी को कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। इसलिए दरमियान में एक रिलैक्सेशन वाला स्टेप आता है। ये कॉमन हाउस लेजर्ड का चलने का पैटर्न है, ए बी सी। ए के अंदर बॉडी इधर से कंट्रैक्ट है, इधर से रिलैक्स, इधर से कंट्रैक्ट, इधर से रिलैक्स, एंड उसका ऑपोजिट। तो और इस प्रोसेस के दौरान इसकी जो टेल है, टेल के साथ भी जो एरोस लगे हुए हैं, इसी चीज़ को शो कर रहे हैं कि टेल इसको चलने के दौरान बैलेंस करने में हेल्प करती है। इसके अलावा छिपकली के जो पाँव होते हैं, इसके नीचे इस तरह के सक्शन डिस्क लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये दीवार वगैरह के साथ चिपकी रहती है, छत पे उल्टी भी चल लेती है और गिरती नहीं है। तो ये बेटे आपका लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स वाला टॉपिक था। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।